Hello students, in the last class we studied law of mass action, and in today's class we will apply that law of mass action and we will see what is equilibrium constant or Kc, which we usually got from the application of law of mass action. The definition of equilibrium constant is that at a given temperature it is the ratio of the rate constant of forward and backward reaction. अभी आपको इस तरह से हो सकता हो बात समझ में ना आए, डेफिनेशन समझ में ना आए, तो हमें केसी की वैल्यू को बेसिकली ड्राइव करना है, और जब केसी की वैल्यू ड्राइव होगी हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा उससे हमारी डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी। और इसके डेरिवेशन के लिए यानी केसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए या केसी का फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमें एक जनरल रिएक्शन लेनी है, और वो जनरल रिएक्शन रिवर्सिबल होमोजेनस रिएक्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन में ही आता है, और जो रिएक्शंस आपके कोर्स में दे रखी हैं वो सारी की सारी होमोजेनस रिएक्शंस हैं, हेट्रोजेनस रिएक्शंस नहीं हैं। होमोजेनस रिएक्शंस मींस जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों एक ही स्टेट में होंगे। तो हम एक जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिवर्सिबल होमोजेनस रिएक्शन है, बल्कि इसमें हम एक और वर्ड लगा लेते हैं, एक जनरल रिवर्सिबल होमोजेनस रिएक्शन अगर हम लिखें तो हमने उसको लिखा A प्लस बी, जो हमारे रिएक्टेंट्स होंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए हैं, और रिएक्शन रिवर्सिबल इन नेचर है, उसमें इक्विलिब्रियम आना है, इसलिए हमने डबल हेडेड एरो बना दिया। एंड C और D हमारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, C प्लस D, राइट। अब हम बात करेंगे कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं इनके एक्टिव मासेस की। एक्टिव मासेस क्या होता है? एक्टिव मासेस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का वो मोलर कंसंट्रेशन होता है जो एक्चुअली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। और जब भी हमें मोलर कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करना होता है, चाहे रिएक्टेंट्स हो चाहे प्रोडक्ट्स हो, तो हम हमेशा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इट मीन्स उनके एक्टिव मासेस या मोलर कंसंट्रेशन की बात हुई है। तो लेट द एक्टिव मासेस of A, B, C and D are, और ये इक्विलिब्रियम पे होंगे। इस तरह से लिखा हमने, A को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, B को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और C एंड D को भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने मेंशन कर दिया। ये उनके हमारे एक्टिव मासेस हो गए एंड इक्विलिब्रियम है, राइट। यानी इक्विलिब्रियम पे जो भी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशंस मीन्स नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर जब बात होती है तो वो हो जाता है मोलर कंसंट्रेशन। अब इसी रिएक्शन पे हमें लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करना है। दो रिएक्शंस हैं हमारे पास, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और एक बैकवर्ड रिएक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर हम इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई, तो इस रिएक्शन पे अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, तो एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, rate of forward reaction is directly proportional to the molar concentration of reactant। तो जो forward reaction है वो किसके concentration पर डिपेंड करेगी? forward reaction के लिए जो reactants हैं वो A और B है, तो molar concentration of A एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, या जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये लॉ ऑफ मास एक्शन होता है, तो यहाँ कोई स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है तो हमने स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लगाया। हमारे पास आ गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, और प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। सेम वे
अगर हम बात करेंगे बैकवर्ड रिएक्शन की तो वो भी कुछ इसी तरह से हम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है उसको हम एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह पे हम लिख लेते हैं आर एफ शॉर्ट में। आर एफ इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम ले लेते हैं के एफ, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया है और एक कांस्टेंट लिया है हमने के एफ और ए एंड बी। तो यहाँ पे जो के एफ है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तभी यहाँ सब स्क्रिप्ट में हमने एफ यूज़ किया है। तो के एफ इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी और रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। सेम वे हम बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी लिख लेते हैं। बैकवर्ड रिएक्शन जो है जनरल रिएक्शन में, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तो बैकवर्ड रिएक्शन जो है उसमें सी और डी हमारे रिएक्टेंट्स हो जाएंगे। तो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी, क्योंकि अभी सी और डी बैकवर्ड रिएक्शन इस डायरेक्शन में चलेगी तो सी और डी हमारे रिएक्टेंट और ए और बी हमारे प्रोडक्ट होंगे। तो ये आ गया। अब इसको भी हम लिख लेते हैं आर, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की जगह पे आर और बी, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, इज इक्वल टू के बी। अब जिस तरह से के एफ जो था वो वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट था फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, यहाँ के बी क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, राइट। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है जो हमने डिस्कस किया था, हमने कहा था इक्विलिब्रियम कंडीशन वो कंडीशन होती है जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो इसको अगर हम एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखें तो एट इक्विलिब्रियम आ जाएगा, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि आर एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आर बी के, राइट। अब आर एफ की वैल्यू क्या है, आर एफ की वैल्यू है के एफ और ए एंड बी के मोलर कंसंट्रेशन, और आर बी कितना निकाला था, आर बी था के बी एंड सी और डी। अब इसको अगर हम रेशियो के फॉर्म में लिखें यानी के एफ अपॉन के बी, तो इसको हम लिख सकते हैं के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू, राइट। इनको और इनको हम रेशियो के फॉर्म में लिख रहे हैं, दिस विल बिकम सी डी अपॉन ए और बी, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये निकल आया। अब यहाँ पे के एफ और के बी दोनों जो हैं वो कांस्टेंट हैं, तो जो रेशियो आएगा के एफ और के बी का वो भी क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। और उसी हम रेशियो को, यानी इन दोनों कांस्टेंट का जो रेशियो आ रहा है, अगर इसकी जगह पे हम एक और कांस्टेंट लिख लें तो वो हम लिखेंगे के सी। तो इसी को ही हम लिख सकते हैं, और जो रेशियो है उसकी जगह पे हमने लिख लिया के सी इज इक्वल टू वॉट एवर इज रिटन हेयर वी विल राइट हेयर, और यही जो केसी है, दिस केसी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसकी हमें बात करनी थी और जिसकी डेफिनेशन हमने क्लास की स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी। वो डेफिनेशन हमारे पास आ गई। डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं। हमने केसी को क्या बोला था कि केसी एट अ गिवन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात होगी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो हमारा ये केसी की वैल्यू भी चेंज होती है। तो केसी एट अ गिवन टेम्परेचर इज द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, और वही हमने यहाँ पे ड्राइव किया है कि केसी हमारा क्या है, रेशियो ऑफ के एफ एंड के बी, यानी रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये जो केसी की वैल्यू आई है ये एक कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू जो होगी वो डेफिनेट होगी हर केमिकल रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। हमने डेफिनेशन में भी लिखा है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या एक गिवन टेम्परेचर पे, रिगार्डलेस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, के रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन केसी की वैल्यू फिक्स होती है, एक डेफिनेट होती है एक गिवन टेम्परेचर पे हर केमिकल रिएक्शन के लिए। तो केसी जो है उसकी डेफिनेशन हमारे पास आ गई इस डेरिवेशन के थ्रू के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। अगर हमें और
सेकेंड या दूसरे तरीके से अगर हमें इसको एक्सप्लेन करना हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, तो हम कैसे कर सकते हैं? इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन, तो रेशियो है किसका? मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। हमने जो जनरल रिएक्शन ली थी उसमें क्या था? हमारा ए और बी रिएक्टेंट थे और सी और डी जो थे वो प्रोडक्ट थे। और यही अगर यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी आया होता तो हम इसी में आगे ऐड कर देते कि हमने अभी जो डेफिनेशन की बात करी कि इट इज़ द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द reactants, with each concentration term is raised to a power which is equal to the stoichiometric coefficient in a balanced chemical equation, right? कि अगर हमारे पास 2a + 1b लिखा होता तो 2a जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 लगा हुआ है, वो जब हम a लिखते तो रेज टू द पावर 2 आ जाता है यहाँ पे। जो हम आगे अभी इसी की चीज़ को जब रिएक्शंस पे अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम Kc की वैल्यू को लिखते हैं। तो दिस इज़ अबाउट Kc और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता है या इंडिपेंडेंट होता है कुछ फैक्टर्स के। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 जो फैक्टर है वो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व्ड। हमने कितना कंसंट्रेशन लिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन हमने रिएक्टेंट का कितना लिया है, इस पे Kc की वैल्यू बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है। इसी तरह से कैटलिस्ट की जो प्रेजेंस है कि अगर हमने कैटलिस्ट रिएक्शन में यूज़ किया है तो उससे भी Kc की वैल्यू चेंज नहीं होने पाती, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इक्विलिब्रियम जो है वो कैटलिस्ट की वजह से जल्दी आ जाता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी चाहे हम कैटलिस्ट को यूज़ करें या फिर एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में हम रिएक्शन को परफॉर्म करा रहे हैं, मतलब वहाँ पे कोई भी कैटलिस्ट हमारा प्रेजेंट नहीं है। फिर इस पर भी डिपेंड नहीं करती Kc की वैल्यू कि इक्विलिब्रियम किस साइड से आया है, वो फॉरवर्ड साइड से आया है या फिर वो बैकवर्ड साइड से आया है। और अगर रिएक्शन में हमने कोई इनर्ट सब्सटेंसेस यूज़ करे, जैसे हमने कोई इनर्ट गैसेस यहाँ पे यूज़ करी होती, वो भी लेके चल रहे होते, तो उससे भी Kc की वैल्यू अफेक्ट नहीं होती है। तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑन विच वी कैन से द वैल्यू ऑफ Kc डज नॉट डिपेंड, या Kc की वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट है। नंबर 1 इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट एंड द डायरेक्शन फ्रॉम विच द equilibrium has been attained and the presence of inert material. But of course there are certain factors on which the value of Kc depend, and in the next class we will see those factors only. Thank you so much students.